हेलो दोस्तों, वेलकम टू JRF। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है और इसे 2 लेक्चर आ चुके हैं अभी तक और ये है लेक्चर नंबर 3। अगर आपको नोट्स चाहिए, जो इस नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे कोई भी पूछताछ करनी है, यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी करनी है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और इस लेक्चर से जो भी क्वेश्चन पॉसिबल होगा मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे। और जो भी लेक्चर आते हैं, कोई भी उस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे अपने। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर, यूनिट 6 चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है एवरीथिंग इज़ फ्री हियर। आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना या फिर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर नोट्स चाहिए आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिंक देखने मिल रहा है आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिया था, तो आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिफिनेशन पहले देखते हैं क्या है। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग यूजुअली बाय 2 पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो 2 पेरेंट के इन्वॉल्व होने से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तब ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा, चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, एक सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहा था, कैपेबल था ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए ए सेक्सुअल में। लेकिन सेक्सुअल में क्या है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा बाय 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्व होने से, जिसमें से एक पेरेंट्स मेल होंगे और दूसरे पेरेंट्स फीमेल होंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 प्रोसेस होती है, 4 स्टेप प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स, द गेमेट्स बाय मियोसिस, गेमेटोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि गेमेट्स का बनना, मतलब गेमेटोजेनेसिस होना। पहला स्टेप क्या है? गेमेटोजेनेसिस, मतलब गेमेट्स का बनना, और वो गेमेट्स मियोसिस के ज़रिए बनेंगे। ठीक है, और गेमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल दैट इज गेमेट्स बाय मियोसिस, मियोसिस के ज़रिए। तो पहला हुआ गेमेटोजेनेसिस। दूसरा आते हैं फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स फॉर्मिंग डिप्लॉइड सेल्स, द ज़ाइगोट। दूसरा स्टेप क्या होगा? गेमेटोजेनेसिस के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूज़न होता है गेमेट्स का। गेमेट्स क्या होते हैं? फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, गेमेट्स क्या होते हैं? फ्यूज़ कर जाते हैं, तो डिप्लॉइड सेल बनती है। क्या बनती है? डिप्लॉइड सेल। ठीक है, और वो डिप्लॉइड सेल फाइनली क्या होती है? ज़ाइगोट। ठीक है, आ रहा समझ में? दूसरा से फर्टिलाइजेशन। तीसरा स्टेप आते हैं रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ ज़ाइगोट्स टू फॉर्म एम्ब्रायोस, दैट इज एम्ब्रायोजेनेसिस। तीसरा स्टेप होगा एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब कि जो ज़ाइगोट बन गया, अब ज़ाइगोटिक सेल जो होती है वो माइटोटिक डिवीज़न करेगी। ठीक है, और डिवाइड करके वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगी, एम्ब्रायो में। ठीक है, एम्ब्रायो क्या है? ज़ाइगोट सेल है, ये सेल डिवाइड करेगी और एक गोश्त का लुथड़ा बन जाएगी, बड़ा सा गोश्त का लुथड़ा बन जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायो। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायोस इनटू ए न्यू इंडिविजुअल डेवलपमेंट। फिर चौथा स्टेप क्या होगा? अब एम्ब्रायो में ग्रोथ होगा। एम्ब्रायो में क्या होगा? एम्ब्रायो में ग्रोथ होगा, एम्ब्रायो और डेवलप करेगा और एम्ब्रायो में से हाथ पैर निकलेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसा ऑर्गेनिज्म के पेरेंट होगा वैसे ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। आ रहा समझ में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग सिनजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, सिनजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves formation of the male and female gametes
आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल गेमेट, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट इन्वॉल्व है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल गेमेट और फीमेल गेमेट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों गेमेट, चाहे मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, ये दोनों गेमेट एक अकेला पेरेंट भी प्रोड्यूस कर सकता है या दो अलग अलग पेरेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर से ध्यान सुनिए मेरी बात को। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो एक मेल गेमेट बनता है और एक फीमेल गेमेट बनता है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। अब ये गेमेट जो है या तो सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा होगा, मतलब एक अकेला ऑर्गेनिज्म, सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म समझिए, ये ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, मतलब इसके पास मेल ऑर्गेन भी है फीमेल ऑर्गेन भी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी है इस ऑर्गेनिज्म के पास। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है मेल गेमेट भी प्रोड्यूस कर लेगा और ये ऑर्गेनिज्म जो है फीमेल गेमेट भी प्रोड्यूस कर लेगा, दोनों। ये ऑर्गेनिज्म मेल गेमेट भी प्रोड्यूस कर लेगा और फीमेल गेमेट भी प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि गेमेट का फॉर्मेशन हुआ और वो गेमेट जो एक अकेला पेरेंट प्रोड्यूस किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल भी गेमेट को प्रोड्यूस कर सकता है। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म ये, एक ऑर्गेनिज्म ये मान लीजिए कि फीमेल है और ये मान लीजिए कि मेल है। तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल हो गए, फीमेल ने फीमेल गेमेट प्रोड्यूस किया और मेल ने मेल गेमेट प्रोड्यूस किया। आया समझ में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गेमेट का फॉर्मेशन होगा और वो गेमेट हो सकता है कि एक अकेला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होगा, तभी तो मेल और फीमेल गेमेट दोनों प्रोड्यूस करेगा। या तो दूसरा केस हो सकता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहेंगे, मेल ऑर्गेनिज्म मेल गेमेट, फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल गेमेट प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। These gametes fuse to form the zygote which develops to form new organism। फिर ये गेमेट फ्यूज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन, गेमेट जैसे फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और फिर वो जाइगोट एक नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ एन एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में बात करें हम लोग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है और थोड़ा स्लो प्रोसेस है वो, ठीक है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग that are not identical to the parents or amongst themselves। सुनिए ध्यान से बात को मेरी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि मेल से एक गेमेट्स आ रहे हैं और फीमेल से गेमेट आ रहे हैं और दोनों गेमेट का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, वो ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है अपने पेरेंट जैसा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट जैसा आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता तो हो सकता था, मतलब कि दो गेमेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक मेल गेमेट्स और एक फीमेल गेमेट, दो गेमेट यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने बिल्कुल पेरेंट जैसा आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ मेन टू टाइप, दो तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एम्फिगोनी और कंजुगेशन, ठीक है। तो बात करते हैं एक एक करके। पहले बात करते हैं हम लोग एम्फिगोनी के बारे में, ठीक। इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स फ्रॉम डिफरेंट और फ्रॉम द सेम पेरेंट
टू फॉर्म ए कॉम्पोजिट सेल्स द जाइगोट। एम्फीगोनी में क्या होता है? एम्फीगोनी ऐसा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों फ्यूज़ करते हैं कंप्लीटली। मान ली कि सपोज करिए कि मेल गेमेट है, ठीक है, और सपोज करिए जो फीमेल गेमेट है, ठीक है, तो दोनों गेमेट जो होगा वो पूरी तरह फ्यूज़ कर जाएगा। उस दोनों गेमेट का न्यूक्लियस भी फ्यूज़ करेगा और साइटोप्लाज्म भी इस तरह से फ्यूज़ करेगा कंप्लीटली। न्यूक्लियस भी फ्यूज़ करेगा, साइटोप्लाज्म भी फ्यूज़ करेगा, फाइनली एक बड़ा सेल बनेगा जिसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, एम्फीगोनी में क्या होगा? मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूज़न होगा कंप्लीटली, पूरी तरह से फ्यूज़न होगा, परमानेंट फ्यूज़न होगा, ठीक है, और फिर बनेगा जाइगोट। यहाँ पे क्या लिखा है? सिंगेमी ए काइंड ऑफ एम्फीगोनी। एम्फीगोनी के जैसा एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं सिंगेमी। एम्फीगोनी के जैसा, एम्फीगोनी का टाइप नहीं, एम्फीगोनी के जैसा। तो देखते हैं सिंगेमी क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू इंटायर गेमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट। सिंगेमी में क्या होता है कि दो गेमेट्स फ्यूज़ करते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली फ्यूज़ करते हैं, तो बनता है जाइगोट। द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट कॉल्ड सिंकैरियन। और जाइगोट के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं सिंकैरियन। क्या बोलते हैं? सिंकैरियन। टू टाइप ऑफ सिंगेमी। सिंगेमी का भी दो टाइप होता है। सिंगेमी का दो टाइप बात कर रहे हैं, काइंड नहीं बात कर रहे हैं, दो टाइप, टू टाइप ऑफ सिंगेमी, इंडोगेमी और एक्सोगेमी। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, that is the fusion of the two gametes of the same parent. It is thus uniparental. The example लीनिया। तो सिंगेमी को इंडोगेमी कब बोलते हैं और एक्सोगेमी कब बोलते हैं? सुनिए ध्यान से। जब एक अकेला पेरेंट्स, मान लीजिए एक पेरेंट्स है, जब ये अकेला पेरेंट्स मेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा और दोनों गेमेट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, तो बोलेंगे इंडोगेमी। मतलब एक अकेला पेरेंट्स मेल गेमेट भी प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल गेमेट भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, दोनों गेमेट फ्यूज कर रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा, बोलेंगे इंडोगेमी। एक्सोगेमी क्या होता है? एक्सोगेमी मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब कि दो पेरेंट आ गए, एक पेरेंट ये, एक पेरेंट ये मान लिए कि मेल है, ये मान लिए कि फीमेल है। इस पेरेंट ने फीमेल गेमेट प्रोड्यूस किया, इस पेरेंट ने मेल गेमेट प्रोड्यूस किया, ठीक है, दोनों क्या हुआ? फ्यूज़ किया, मतलब क्रॉस हुआ, डिफरेंट पेरेंट्स आकर डिफरेंट पेरेंट्स का गेमेट प्रोड्यूस हुआ और फ्यूज़न हुआ। इट इन्वॉल्व क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फ्यूजन ऑफ two gametes formed by different parent. It is thus biparental. Example frog, rabbit and man. तो एक्सोगेमिक एग्जाम्पल हो गया जैसे कि ह्यूमन बींग, फ्रॉग हुआ, रैबिट हुआ। और लेकिन इंडोगेमिक एग्जाम्पल क्या हुआ? टीनिया, ठीक है, टीनिया। तो इंडोगेमी में जो पेरेंट होता है वो यूनिपेरेंटल होते हैं, मतलब एक अकेला पेरेंट प्रोड्यूस करता है दोनों गेमेट। एक्सोगेमी में बाई पेरेंटल, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, अब दोनों पेरेंट अपना अलग अलग गेमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। सिंगेमी इज ऑल्सो ऑफ टू काइंड। और सिंगेमी का काइंड बात करें, मतलब काइंड मतलब सिंगेमी के जैसा दो और चीज़ें हैं जो सिंगेमी जैसा ही है। सिंगेमी का काइंड दो होता है, एक होता है आइसोगेमी और एक होता है एन आइसोगेमी। आसान है बहुत, ध्यान सुनिए तो समझ में आएगा सब कुछ। द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स आर सिमिलर morphologically as in monocystis, a protozoan. Such gametes are known as isogametes and their fusion is termed isogamy. Although the isogametes are similar in structure, they have
behavioral differences, that is example foraminifera and monocystis. इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनिए, आइसोगैमी क्या होता है? जब दो गेमेट्स, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स दिखने में सिमिलर है, एक जैसा है बिल्कुल, और दोनों का स्ट्रक्चर भी है बिल्कुल एक जैसा है, मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स दोनों का स्ट्रक्चर भी एक जैसा है और दोनों गेमेट दिखने में भी एक जैसा है, ठीक है, तब उसको बोलेंगे आइसोगैमी। लेकिन फ़र्क ये होता है कि मेल और फीमेल गेमेट का बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है वो बस डिफरेंट होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस नहीं होते हैं, दिखने में एक जैसा होता है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस भी नहीं होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मतलब ऊपर से देखने में तुम देख के नहीं बता पाओगे कि कौन सा मेल गेमेट कौन सा फीमेल गेमेट है, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है, बस डिफरेंसेस होता है तो बिहेवियर का। तो एग्जाम्पल जो है आइसोगेमी का, फोरामिनिफेरा और मोनोसिस्टिस। एनाइसोगेमी पे आते हैं। द फ्यूजिंग गेमेट्स आर डिफरेंट इन फॉर्म, साइज, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर एज इन फ्रॉग एंड ह्यूमंस। Such gametes are known as anisogametes or heterogametes, and their fusion is termed anisogamy or heterogamy. Example Plasmodium or vertebrates. सुनिए मेरे पॉइंट को ध्यान से। एनाइसोगेमी या उसको कह सकते हैं हेटेरोगेमी, इसमें क्या होता है, दो गेमेट जो फ्यूज करेंगे वो दोनों गेमेट जो होते हैं दिखने में अलग अलग होते हैं, मतलब कि हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा फीमेल गेमेट है कौन सा मेल गेमेट है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब ऊपर से स्ट्रक्चर जो है, ऊपरी स्ट्रक्चर वो भी अलग होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग होता है देखने में, ठीक है, हेटेरोगेमी में या एनाइसोगेमी में, और बिहेवियर भी अलग अलग होता है। इसका एग्जांपल है फ्रॉग, ह्यूमन। और आइसोगेमी का क्या एग्जांपल था, फोरामिनिफेरा, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है। और हेटेरोगेमी का और भी एग्जांपल देखें तो है प्लाज्मोडियम और वर्टिब्रेट्स, ठीक है, आ रहा समझ में। अब आते हैं कंजुगेशन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, तो ध्यान सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कंजुगेशन आखिर होता क्या है। कंजुगेशन भी एक दूसरा टाइप, जैसे मैंने बताया था शुरू में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है, एक था एम्फिगोनी, अब दूसरा टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो होता है कंजुगेशन। तो कंजुगेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। सम प्रोटिस्ट एनिमल्स, एग्जाम्पल पैरामीशियम, exhibit sexual reproduction by forming male and female gamete nuclei which they exchange through temporary cytoplasmic bridge. Later this cytoplasmic bridge disappear and the gamete nucleus of one individual fuses with that of other to form zygotic nuclei. This mode of sexual reproduction is known as conjugation. Important point दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। कंजुगेशन कैसा है? कंजुगेशन होता है पैरामीशियम में, और भी ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन हम पैरामीशियम लेके एग्जांपल लेते हैं। देखिए कंजुगेशन में क्या होता है। पैरामीशियम है, देखिए बहुत अच्छा फिगर तो मैं नहीं बना पाऊंगा लेकिन बना लेता हूँ। देखिए पैरामीशियम एक, ठीक है, दूसरा पैरामीशियम, ठीक है, दोनों पैरामीशियम हो गए। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, दो पैरामीशियम है, एक पैरामीशियम मान लीजिए ए है, ये पैरामीशियम बी है। अब दोनों पैरामीशियम क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, क्या होंगे, नज़दीक आएंगे, ठीक। अब अगला फिगर बनाते हैं, दोनों पैरामीशियम दूसरे के नज़दीक आएंगे, ठीक। नज़दीक आने के बाद दोनों पैरामीशियम का साइटोप्लाज्म जो है फ्यूज़ करेगा। देखिए कैसे फ्यूज़ करेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे, ये जो एरिया जो फ्यूज़ वाला एरिया है
इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ठीक है, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। अब देखिए दोनों में इसमें, इस वाले में ब्लैक कलर का न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस को मान लेते हैं कि रेड कलर का। ठीक है, दोनों फ्यूज़ किया। अब क्या होगा, अब होगा कि दोनों का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। इसमें रेड वाला न्यूक्लियस है, डिवाइड करके 2 रेड वाला न्यूक्लियस हो गया। ठीक, इस वाले में ब्लैक वाला न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 ब्लैक वाला न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये ब्लैक वाला न्यूक्लियस जो है इस रेड वाले से फ्यूज करेगा। ठीक, ये रेड वाला न्यूक्लियस इस ब्लैक वाले से फ्यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, अगला स्टेप बनाता हूं। देखिए ब्लैक रेड, ठीक है, ब्लैक रेड। देखा, दोनों ने क्या किया, अपना न्यूक्लियस एक्सचेंज किया, पहले डिवाइड किया और एक्सचेंज किया। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस अब क्या होगा, फ्यूज करेगा और वापस दोनों क्या होगा, दोनों पैरामीशियम सेपरेट हो जाएंगे। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा, दोनों वापस सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, देखा, अब तो ये न्यूक्लियस है, क्या है, जाइगोटिक न्यूक्लियस, जाइगोटिक न्यूक्लियस। तो ये था कंजुगेशन। ठीक है, आया समझ में? समझ में नहीं आता दोस्तों तो पूछ लो कमेंट करके, मैं बता दूंगा फिर से यही चीज़। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ से एनसीईआरटी शुरू हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में हम देख रहे हैं क्या लिखा है, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life, therefore they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile phase. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें ग्रोथ के एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचना होता है एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। ओके, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ के एक ख़ास फेज़ पे पहुंचते हैं, ग्रोथ के एक ख़ास फेज़ पे पहुंचते हैं। मतलब देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, पैदा हुआ, अब ये ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है, दिन बर दिन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है। अब ये ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के ऐसे फेज़ पे पहुंचा कि ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गया, इसका बॉडी जो है गेमेट का सिंथेसिस करने लगा। ठीक है, ठीक है, मान ली कि यहाँ पे पैदा हुआ, ग्रो किया और ग्रो किया और बढ़ा, जब यहाँ पर पहुँचा, इस स्टेज में पहुँचा तो वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गया। ठीक है, तो जब तक पैदा होने से लेकर जब तक ये ग्रो कर रहा था, इससे पहले कि वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हो जाता, उस फेज़ को बोलेंगे हम लोग, इस फेज़ को बोलेंगे, ग्रो करने तक के फेज़ को बोलेंगे, जब तक ये रिप्रोडक्टिवली वो ऑर्गेनिज्म नहीं हो जाता, उस फेज़ को बोलेंगे जुवेनाइल फेज़। ठीक है, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज़। तो एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, ग्रो कर रहा, तो पैदा होने से लेकर के जब तक वो ग्रो किया और फिर जैसे ही वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गया तो उसका जुवेनाइल फेज़ ख़त्म। ठीक, जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के काबिल हो गया तो उसका जुवेनाइल फेज़ ख़त्म हो गया। रिप्रोडक्शन से पहले जो भी ग्रोथ चल रही, जो भी फेज़ था, वो फेज़ को बोला हमने जुवेनाइल फेज़। ठीक है, आया समझ में? It is known as vegetative phase in plants. This phase is of the variable duration in different organisms. This phase of variable duration in different organism. 2 बार लिखा गया यहाँ पर। The end of the juvenile phase, the vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase.
कैन बी सीन इजली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज को प्लांट के केस में क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव फेज। जैसे कि प्लांट है और वो ग्रो कर रहा है, एक प्लांट जो कि ग्रो कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक फूल के प्रोडक्शन नहीं किया, फ्लावर के प्रोडक्शन अभी उस प्लांट ने नहीं किया है। प्लांट है ग्रो कर रहा, लेकिन अभी तक प्लांट ने फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं किया है, मतलब कि वो अभी जुवेनाइल फेज में है। ठीक है, प्लांट को बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, मतलब प्लांट अपने वेजिटेटिव फेज में। ठीक है, जब तक प्लांट ने फ्लावर नहीं दिया तब तक प्लांट का वेजिटेटिव फेज चल रहा है। जैसे ही प्लांट ने फ्लावर दिया, प्लांट का वेजिटेटिव फेज ख़त्म। ठीक है, वेजिटेटिव फेज क्या हो गया? ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, और प्लांट एंटर कर जाएगा किसमें? अपने रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक, उसी तरह ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमन हम लोग अपनी ही बात करें, जब तक हम लोग रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हो जाते तो तब तक का ग्रोथ जो है हमारा, बर्थ से लेकर के तब तक का ग्रोथ बोलेंगे हम लोग कि हम लोग अपने जुवेनाइल फेज में हैं। जैसे ही हम लोग रिप्रोडक्शन के काबिल हो गए, हमारा जुवेनाइल फेज ख़त्म और हम लोग अपने रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर कर गए। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स शो क्लियर कट vegetative, reproductive and senescent phases, but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phases. तो ध्यान सुनिए मेरी बात को। प्लांट जो एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं, उन प्लांट में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज या वेजिटेटिव फेज या सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज मतलब कि बूढ़ा हो गया, जैसे हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हमारा जो फेज चल रहा होगा उसको बोलेंगे सेनेसेंट फेज या ओल्ड फेज, ओल्ड एज। ठीक है, हमारा रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म होता है तो इंटर करता है सेनेसेंट फेज में, मतलब ओल्ड एज में। ठीक है, तो प्लांट जो एनुअल और बेनियल टाइप है, उन प्लांट में क्या होता है कि हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि कब तक कौन सा फेज जो है वेजिटेटिव फेज है, कौन सा फेज जो है जुवेनाइल फेज है या रिप्रोडक्टिव फेज है, कौन सा फेज जो है सेनेसेंट फेज है। कौन से प्लांट में? एनुअल प्लांट और बेनियल प्लांट में हम लोग बता सकते हैं क्लियरली। अब ये एनुअल प्लांट, बेनियल प्लांट क्या होता है? एनुअल प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जो कि एक साल ही जीता है। ठीक है, एक साल जिएगा, उसी साल में जो एक साल जिएगा उसी साल में वो प्लांट फ्लावर भी देगा, फल देगा और ख़त्म। ठीक है, तो प्लांट जो सिर्फ एक साल जीता है, एक वो होता है एनुअल प्लांट। बाइनियल प्लांट मतलब कि वो प्लांट जो कि 2 साल जीता है। बाइनियल प्लांट जो कि 2 साल जीता है। ठीक है, पहला साल और दूसरा साल 2 साल जीता है। पहला साल वो सिर्फ ग्रो करता है, दूसरा साल में वो फ्लावर वगैरह देता है, बाइनियल प्लांट। ठीक है, बट इन पेरेनियल प्लांट, पेरेनियल स्पेसीज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियर डिफाइन दिस फेसेस। लेकिन पेरेनियल प्लांट में, पेरेनियल स्पेसीज में क्या होता है कि वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज के बीच हम क्लियरली हम नहीं बता सकते कि कौन सा फेज जो वेजिटेटिव फेज है, कौन सा फेज जो है रिप्रोडक्टिव फेज है और कौन सा फेज सेनेसेंट फेज है। ठीक है, पेरेनियल स्पेसीज में नहीं बता सकते, पेरेनियल प्लांट में नहीं बता सकते। अब पेरेनियल प्लांट क्या है? पेरेनियल स्पेसीज किसको बोलते हैं? पेरेनियल प्लांट उसको बोलते हैं जो प्लांट हर साल फूल देता है, हर साल फल देता है, फ्रूट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब कि वो हर साल जीता है, बहुत लंबे वक्त तक जीता है। ठीक है, जैसे कि मैंगो ट्री की बात करें तो मैंगो हर साल आम देता है, हर साल, तो हो गया पेरेनियल। एनुअल क्या हुआ? जो कि 1 साल सिर्फ जिएगा फिर मर जाएगा। बाइनियल सिर्फ 2 साल जिएगा। पेरेनियल जो हर साल जिएगा, हर साल फल देगा। A few plants exhibit unusual flowering phenomenon. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, produce large number of fruit and die. तो पेरेनियल, बाइनियल और एनुअल, इनसे हट करके कुछ प्लांट और होते हैं, कुछ पेड़ और होते हैं जो कि थोड़ा
अजीब टाइप का व्यवहार उनका जीने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। जैसे कि बात करें हम लोग बैम्बू स्पेसीज की, तो बैम्बू जो होता है वो 50 या 100 साल में एक बार बहुत सारा फल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और फिर ख़त्म हो जाएगा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा। मतलब बांस का जो पेड़ होता है वो 50 साल और 100 साल में एक बार बहुत सारा बांस देगा, बहुत सारा बांस निकलेगा और फिर वो पेड़ ख़त्म, ठीक है। उसी तरह दूसरा बात करें स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, उसको हम नीला कुरंजी भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना जो है 12 साल में एक बार फ्लावर देता है, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस पीरियड टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो एनिमल की बात करें हम लोग, तो क्या होता है कि जब तक उस एनिमल का जुवेनाइल फेज चल रहा है, मतलब अभी वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने से पहले का फेज, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। तो एक एनिमल है, उसका जुवेनाइल फेज चल रहा है, तो उस एनिमल के जुवेनाइल फेज में उस एनिमल में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखने मिलेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि ऊपर का ऊपरी चेंजेस, बॉडी का ऊपरी चेंजेस, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब कि बॉडी के अंदर का चेंजेस, ठीक है। तो एनिमल रिप्रोडक्टिव फेज में जाने से पहले जुवेनाइल फेज में एनिमल में क्या होता है, उसके बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने मिलते हैं पीरियड टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। जब तक कि जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव होने वाले होंगे, जस्ट उससे कुछ वक्त पहले के जुवेनाइल फेज में उस और एनिमल के बिहेवियर में और उस एनिमल के मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके बॉडी में देखने मिलेंगे, ठीक है। आया समझ में। बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, हाउएवर बर्ड्स इन captivity as in poultry farms can be made to lay eggs throughout the year. In this case, laying eggs is not related to reproduction but is a commercial exploitation for human welfare. ध्यान सुनिए मेरी बात को। बर्ड्स मतलब चिड़िया जो कि नेचर में रहती है, जो कि नेचुरली चिड़िया है, जो नेचुरली इन्वायरमेंट में पेड़ों पे रहती है, वो चिड़िया जो है अंडा देती है एक ख़ास सीज़न में, पूरे साल भर अंडा नहीं देती, एक ख़ास सीज़न में अंडा देती है, ठीक है। लेकिन बर्ड्स चिड़िया जो पोल्ट्री फॉर्म में, जैसे मुर्गी वगैरह जो पोल्ट्री फॉर्म में है, उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो अंडा देती है सालों भर, थ्रू आउट द ईयर, सालों भर वो अंडा देती है। तो हम लोग इस वाले केस में, पोल्ट्री फॉर्म वाले केस में, हम लोग ये नहीं कह सकते कि अंडा देना जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म वाले केस में बर्ड्स को, चिड़िया को, मुर्गी को ऐसा बनाया ही गया है कि वो अंडा देते रहे साल भर, ठीक है। आया समझ में। द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस in the activity of ovaries and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase. प्लासेंटल मैमल क्या होता है? हम लोग हैं प्लासेंटल मैमल। अब प्लासेंटा क्या होता है अगर आपको पता तो अच्छा है, या फिर अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा प्लासेंटा के बारे में जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करूंगा। अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो ध्यान सुनिए मेरी बात को फ़िलहाल के लिए। इसी तरह तो प्लासेंटल मैमल का जो फीमेल है, प्लासेंटल मैमल जो फीमेल होती है, उसके केस में क्या होता है, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में इंटर करती है, तो जैसे वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में इंटर करेगी तो उनके ओवरीज में और ओवरीज से रिलेटेड जो एसिरी डक्ट है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी से अटैच है, उसमें क्या होता है, चेंजेस देखने मिलता है और हार्मोन्स में भी चेंजेस देखने मिलते हैं, ठीक है। आया समझ में।
इन नॉन प्रीमेट मैमल्स लाइक काउस, शीप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर एटसेट्रा, such cyclical changes during the reproduction are called oestrus cycle. नॉन प्रीमेट्स मैमल जैसे कि काऊ हुआ, शीप हुआ, रैट हुआ, डियर हुआ, डॉग हुआ और टाइगर, ये सब नॉन प्रीमेट मैमल है। तो नॉन प्रीमेट मैमल में ये इस साइक्लिकल चेंजेस को हम लोग बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। और इसी साइक्लिकल चेंजेस को प्रीमेट्स मैमल जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमन, उसमें बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो साइक्लिकल चेंजेस को नॉन प्रीमेट्स में बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल और प्रीमेट्स में हमारे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आ रहा है समझ में? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचर wild condition exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders. सुनिए, बहुत सारे ऐसे मैमल होते हैं जो कि ओएस्ट्रस साइकिल, जिनमें ओएस्ट्रस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस जो है चलती है सिर्फ एक खास सीजन में, फेवरेबल सीजन में, ठीक है। तो उस एनिमल को बोलते हैं हम लोग सीजनल ब्रीडर। और जिस एनिमल में ये ओएस्ट्रस साइकिल की प्रोसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस जो है जिस मैमल में थ्रू आउट द ईयर सालों भर चलती है, मतलब कि जब तक वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है तब तक उनके अंदर ओएस्ट्रस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलेगा। तो उस एनिमल को बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। आया समझ में? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सीनेसेंस और ओल्ड एज। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा, मतलब समझ लाना कि अब वो ऑर्गेनिज्म जो है इंटर कर चुका है सीनेसेंस फेज में, ठीक है, या कह सकते हैं ओल्ड एज में, सीनेसेंस फेज में, या कह सकते हैं ओल्ड एज में, मतलब वो बूढ़ा हो गया है, उसका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया, ठीक है। देयर आर concomitant changes in body like slowing of metabolism during this last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death. तो लाइफ स्पैन के इस लास्ट स्टेज में, सीनेसेंस फेज में या ओल्ड एज में, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या? बॉडी के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस चल रही होती है उसके बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये जो केमिकल प्रोसेस चल रही होती है बॉडी में, वो केमिकल प्रोसेस स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है सीनेसेंस फेज में, ठीक है। और अल्टीमेटली इस फेज में डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन the three phases. Interaction between the hormones and certain environmental factor regulate the reproductive. तो देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के केस में इन तीनों फेज के बीच जो ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब कि जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंस फेज, इन तीनों फेज के बीच जो ट्रांजिशन हो रहा है, उस ट्रांजिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, देखिए थोड़ा लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए 40 मिनट लेक्चर है। एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठना होता है, अब 40 मिनट लेक्चर नहीं देख पाएंगे तो 3 घंटा एग्ज़ाम में फिर कैसे बैठेंगे? तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर से जो भी क्वेश्चन पॉसिबल होगा मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो जाइए टेलीग्राम पे और क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में इस चैप्टर के। ओके दोस्तों, थैंक यू।